हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। इस वीडियो में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बच्चों आप यहां से सॉल्यूशंस को भी नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो यहां पर आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि आयरन ओर कौन सी टाइप ऑफ रिसोर्स है। तो इसका आंसर है नॉन रिन्यूएबल। अब मैंने आपको देखिए जब इस एनसीईआरटी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया था, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं। तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। मगर मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। यानी पंजाब के अंदर बच्चों जो जमीन खराब हो रही है उसका क्या कारण है, आपको कारण बताना है। तो इसका आंसर है ओवर इरिगेशन। यानी पंजाब के जो किसान है बच्चों, वो क्या करते हैं कि एक ही लैंड पर बार बार कल्टीवेशन करते हैं। तो उससे क्या होता है, उस लैंड की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से वहां पर आपको लैंड डिग्रेडेशन की समस्या देखने को मिलती है। तो याद रखिए, पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है वो है ओवर इरिगेशन, मतलब बार बार कल्टीवेशन करना, बार बार खेतों की जुताई करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। ये टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया था, टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए इस फिगर को देखिए बहुत केयरफुली होकर। यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये एक टेरेस है पहाड़ सा, और यहां पर ये कल्टीवेशन हो रहे हैं, राइट। यानी पहाड़ पर हमने क्या कर रखा है, पेड़ों को उगा रखा है। अब इससे होता क्या है बच्चों, सबसे पहला और सबसे अच्छा रीजन तो ये है टेरेस कल्टीवेशन का कि ये सॉइल को होल्ड करके रखता है। तो सॉइल का जो डिग्रेडेशन होता है वो कम होता है, राइट। तो अब ये पूछ रहा है कि टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस कहां होता है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। याद रखिए, टेरेस कल्टीवेशन हमेशा माउंटेन्स वाले एरिया में होता है जहां पर स्लोप होता है। देखिए अब ये स्लोप दिख रहा है आपको ऐसा। अब यहां पर आपने पौधे उगा दिए, बहुत सारे फसलें उगा दी, तो ये क्या हो गया बच्चों, टेरेस कल्टीवेशन। तो हमेशा याद रखिए कि टेरेस कल्टीवेशन हमेशा पहाड़, जहां पर पहाड़ होंगे, माउंटेन्स होंगे, राइट, जहां पर स्लोप होगा लैंड में, वहीं पर आपको टेरेस कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। तो इन चारों स्टेट्स में तो आपको यदि ऑप्शन मिला है तो क्या है इसमें, उत्तराखंड। उत्तराखंड कहां पर है मैप पर, ये देखिए यहां पर है उत्तराखंड, इधर, ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए ब्लैक सॉइल कहां पर पाई जाती है। इस इंडिया के मैप पर आइए, ये सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है। अब देखिए यहां पर ये हो गया आपका ब्लैक सॉइल, ये पूरे हिस्से में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यहां पर, और ये थोड़ा सा हिस्सा बच्चों छत्तीसगढ़ का भी आता है, राइट। तो यहां पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है आपके 30 वर्ड में लिखने वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन बोला जाता है इनको। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इट। अब देखिए आपको 3 राज्यों का नाम देना है जहां पर ब्लैक सॉइल है, और क्रॉप्स का नाम भी बताना है, राइट। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा मैप पर आते हैं। देखिए ये रहा आपका ब्लैक सॉइल, मैंने क्या बताया था, ये आपका हो गया यहां पर मध्य प्रदेश, इधर वाले हिस्से में हो गया महाराष्ट्र, और इधर वाले हिस्से में हो गया छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल ही चुका है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर ब्लैक सॉइल होती है। क्या होती है, ब्लैक सॉइल। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट एड ऑन करना चाहता हूं। ब्लैक सॉइल मैंने आपको बताया था कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट। कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ब्लैक सॉइल, राइट। और ब्लैक सॉइल को एक और बात ऐड ऑन कर लीजिए, ब्लैक सॉइल को रैगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, या रैगर, प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग अलग अलग करते हैं, आप जैसे भी कर सकते हैं। तो ब्लैक सॉइल को रैगर नाम से भी जाना जाता है, एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए what type of soil is found in the river deltas of the eastern coast, give 3 main features of the type of soil। अब ईस्टर्न कोस्ट पर जो रिवर डेल्टा बनाते हैं वहां पर आपको कौन सी सॉइल मिलती है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं उस सॉइल के। तो देखिए
आपको पता होना चाहिए कि रिवर डेल्टा के पास बच्चों एलुवियल सॉइल मिलती है। कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। हमेशा याद रखिएगा, जहां पर रिवर डेल्टा होगा वहां पर एलुवियल सॉइल होती है। और ये एलुवियल सॉइल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा उपजाऊपन होता है। इसके अंदर बेटा अच्छी क्वांटिटी में पोटाश होता है, फॉस्फोरिक होता है और लाइम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अच्छी क्वांटिटी इसके अंदर ये हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। इसमें भी मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट बताना चाहता हूं कि एलुवियल सॉइल के अंदर शुगर केन की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए शुगर केन की कल्टीवेशन एलुवियल सॉइल पर बहुत अच्छी मात्रा में होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं या ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे आप सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं हिली एरियाज में, जहां पर पहाड़ वगैरह होते हैं, राइट। तो देखिए, अब सॉइल इरोजन यानी सॉइल को डिप्लीशन से या सॉइल को बेकार होने से, खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? अब पहाड़ी वाले एरिया पर मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे स्लोप से बनाइए और यहां पर आप क्या करें, टेरेस कल्टीवेशन करिए, मतलब ऐसा स्लोप सा बनाकर यहां पर फसलों को उगाइए, तो इससे आपकी सॉइल इरोजन बचेगी। नेक्स्ट फ्लोइंग करिए। फ्लोइंग देखिए यहां पर इस वाले डायग्राम में, देखिए यहां पर एक किसान अपने ट्रैक्टर से इस खेत को जोतने की कोशिश कर रहा है, तो ये फ्लोइंग से भी हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। ग्रोइंग स्ट्रिप्स, यानी जब आप क्रॉप्स को उगाएं तो स्ट्रिप्स में उगाएं। देखिए यहां पर कुछ और है, यहां कुछ और है, दिख रहा है ना बच्चों आपको? तो स्ट्रिप्स मतलब एक रो में आपने कुछ और उगा दिया, एक में कुछ और उगा दिया, तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन थोड़ा कम हो जाता है। ये स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को हिली एरियाज में कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट आर बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था एनसीईआरटी का। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होती हैं? जो हमको बायोस्फीयर से मिलती हैं, राइट। बायोस्फीयर से, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर बच्चों वो होता है जहां पर एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, जहां पर ये तीनों बच्चों मिल जाते हैं, इनका इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर, राइट। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होती हैं? देखिए बायोटिक रिसोर्स वो होती हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनके अंदर जान होती है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सब किस में आते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज में, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अबायोटिक में बच्चों क्या आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर जान नहीं है, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, मेटल्स, ये सब क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज है। यहां से आप बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स को भी लिख सकते हैं। देखिए बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, आर्की, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंगस। और अबायोटिक फैक्टर्स ये एयर, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये सब क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है बच्चों 120 वर्ड्स में, यानी ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इसमें आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको इसका आंसर भी बच्चों बड़ा दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इंडिया के अंदर एक्सप्लेन करना है लैंड यूज पैटर्न। इंडिया के अंदर लैंड यूज पैटर्न कैसा है, और व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज फ्रॉम मच सिंस 1916 टू 61। देखिए ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि आपको भारत के अंदर जिस प्रकार से लैंड को हम यूज करते हैं उसका पैटर्न क्या है, ये बताना है। और क्यों फॉरेस्ट कवर में इंडिया का जो एरिया है वो 1960 से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा है, राइट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी बेटा, ये इसका आंसर की बात कर लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है, और अब रहते तो हैं ये लोग, राइट, तो हाउसिंग के लिए यूज होगा। कंस्ट्रक्शन किसके लिए? रोड्स के लिए, क्योंकि हम चलते कहां पर हैं? रोड्स पर चलते हैं। इंडस्ट्री हमको एम्प्लॉयमेंट देती है, वहां पर हमें रोजगार मिलता है, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिससे हम अपने घर के एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। तो हमारे देश में ये सारी चीजों में हम लैंड यूज करते हैं। अब मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाना चाहता हूं। ये देखिए एनसीईआरटी की फिगर है, मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि इंडिया का यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार से लैंड का यूज हुआ 1960 में और 2014 में। यहां से आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को देख लीजिए, फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस कितना है, तो ये सब आपको पता होगा तो बेटर होगा। इस डायग्राम को आप अपने आंसर में भी नोट कर सकते हैं, इससे आपका आंसर और अच्छा दिखेगा।
और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ज्योग्राफी पढ़ें जब भी आप या लिखें, जब भी आप ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमेशा उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूर देखिए। जैसे कि अभी हम सॉइल की बात कर रहे थे, तो मैंने अभी आपको तुरंत इंडिया का मैप दिखाया, वहां पर सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने लैंड पैटर्न दिखा दिया कि इंडिया में बच्चों ये कितने लैंड यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से लैंड यूज होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, और इसमें एक और बात ऐड ऑन कर लीजिएगा कि हमारे देश के अंदर कि 1960 से लेके 61 के अंदर जो लैंड का एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया लैंड का, वो ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए हमारे देश के अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हमने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि हमारा देश पहले देश के अंदर इतना इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं था, क्योंकि लोग और इंडस्ट्रियल सेटअप ना होने की वजह से हमारे देश के लोग इकोनॉमिकली भी वीक थे। तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, अर्बनाइजेशन किया, शहरों को बसाया, उसमें मतलब जो लोग गांव में रहते थे वो माइग्रेट हुए शहरों की तरफ अपना विकास करने के लिए। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट एरिया था इंडिया के अंदर वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। मगर देखिए मैं हमेशा आपको एक बात बोलूंगा कि यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो देखिए ज्योग्राफी में, और यदि ज्योग्राफी के अंदर कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के साथ होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हार्म कर रहे होते हैं। यदि आप विकास कर रहे हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्यावरण तो दूषित हो रहा है। और यदि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया था एक ऐसा विकास जिससे आने वाली पीढ़ियों को या जनरेशन को कोई भी हार्म ना हो, या फिर पर्यावरण को कोई भी हार्म ना हो, राइट, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत कम ही बच्चों, होता क्या है कि ज्यादातर देश तो डेवलपमेंट पर काम करते हैं, सस्टेनेबली डेवलपमेंट बहुत कम ही देश ऐसे होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर होती है, तो वो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ निकल पाते हैं अच्छे से, मतलब मैं मेजर पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये पूछ रहा है कि यदि आपके देश के अंदर या पूरी दुनिया में कहीं भी टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो रिसोर्सेज का कंजप्शन, यानी जो लोग रिसोर्स को यूज करते हैं, क्या उनका कंजप्शन बढ़ जाएगा? तो देखिए मैं इसका आंसर बताता हूं, बिल्कुल बढ़ेगा। यदि आपके देश में या दुनिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, जैसे देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, आज से कुछ समय पहले हमें इंटरनेट के बारे में पता भी नहीं था, राइट, और यदि इंटरनेट मिलता था तो 300 रुपए में, 400 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था, सोचिए सिर्फ 1 GB डाटा मिलता था। और आज हम 300-400 रुपए में पूरे महीने पर डे इतना डाटा यूज कर देते हैं, 1 GB 2 GB तो हमारा पर डे कंजप्शन हो गया है। तो अब जब टेक्नोलॉजी आई तो हम पहले पूरे महीने में सिर्फ 1 GB डाटा यूज करते थे, अब हम पर डे 1 GB 2 GB 3 GB भी पर डे डाटा यूज कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से कंजप्शन बढ़ जाता है। आप इस एग्जाम्पल को अपने आंसर में मेंशन भी कर सकते हैं बच्चों, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए, आर्थिक विकास की बात हो रही है, आपके पास पैसा आएगा, मानिए आपके पास पैसा है और आप किसी टूटे घर में रहते हैं, आपके पास बाइक नहीं है, अच्छी कार नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर को बनवाएंगे, नई कार्स लेंगे, एक्सपेंसिव कार लेंगे और एक्सपेंसिव चीजें लेंगे जिससे आपका स्टैंडर्ड मेंटेन हो। तो जब आर्थिक विकास होता है तो बच्चों होता क्या है कि वहां पर भी डिमांड्स का कंजप्शन बढ़ता है, और मगर इससे होता यह है कि रिसोर्सेज का थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि यदि आप घर बनवा रहे हैं तो मान लीजिए वो जो जमीन थी वहां पर पेड़ है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ थे, तो क्या करेंगे आप? उसको कट करना पड़ेगा, तब आप अपना वहां पर रहने के लिए कुछ भी बनाएंगे। तो एक तरीके से जो वहां पर मान लीजिए पेड़ लगे थे, आपने उनको काट दिया, तो रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ थोड़ा सा एनवायरमेंट को भी प्रॉब्लम होती है, एनवायरमेंट को हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हार्म करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। और लास्ट है बेटा इसमें, इंप्रूव मेडिकल एंड हेल्थ रिसोर्सेज। देखिए जब हमारे देश की या किसी भी दुनिया के अंदर कहीं भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेडिकल और हेल्थ रिसोर्सेज का कंजप्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज
यदि अच्छी होती हैं तो ऑटोमेटिकली इनका कंजप्शन बढ़ जाता है, राइट। तो बच्चों ये पूरा आपका ये सब हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए एनसीईआरटी के, राइट। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। मोस्टली लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं कि उनको उनका क्या रिव्यू है इस वीडियो को लेकर, तो प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।